दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग के क्लास नंबर 17 जो कि रह गई थी व्याकरण में, आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का हिंदी भाषा और उसके प्रमुख तथ्य। हिंदी भाषा, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। ठीक है। हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खड़वा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषा क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे हम लोग बोली कहते हैं, जिसकी कोई साहित्य रचना नहीं होती है। वो भाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अगर कोई बोली की साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र में विस्तार हो जाता है उस बोली का, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। इसी तरह से तीसरा, भाषा। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं व उसका क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। जब साहित्यकार उस उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर दे, ठीक, तो जब वो विस्तृत हो जाता है तो वह भाषा कहने लगती है। ठीक। चौथा है, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। एक भाषा के अंतर्गत एक भाषा से कई उपभाषाएं हो जाती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक। फिर इस तरह से सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने किया था? तो जॉर्ज इब्राहम गियर्सन, जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे, इन्होंने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक। उसी तरह से इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी ने बंगला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। कब किया था? 1926 ईस्वी में किया था। ठीक। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी का वर्गीकरण मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है। केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है। जो धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में किया, लेकिन इसमें जो वर्गीकरण का मुख्यतः जो सुनीति कुमार चटर्जी जी थी, उनकी जो भाषा थी वर्गीकरण के पर आधारित थी, तो उसमें जो संशोधन किया गया था उसमें केवल पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया था। जो संशोधन लाया गया उसे पहाड़ी भाषाओं के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद है, इनके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्तमान में इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ठीक। हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र में जो 5 वर्गों में जो बांटा गया है, इन वर्गों को भाषा कहा जाता है और इन भाषाओं के तहत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। जैसे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र। ठीक। तो यहाँ पर राजस्थान में पहले राजस्थान
की उपभाषा है। बोली क्या है इनकी? मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी में, ठीक है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी। मुख्य क्षेत्र क्या है? राजस्थान, ठीक। फिर पश्चिमी हिंदी, कौरवी या खड़ी बोली, बंगारू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक। ये इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसकी कौन से क्षेत्र में जाती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये कौन सा क्षेत्र में आते हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक। पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये कौन सा क्षेत्र में? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। अहम बात है, एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की दो मुख्य उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, ठीक। बोली, विभाषा एवं भाषा, तो विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकती हैं। प्रमुख बोलियां और उनका संक्षिप्त परिचय, ठीक। पहले है कौरवी खड़ी बोली। इसका मूल नाम कौरवी है। इसका नाम खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा। बोल चाल के हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि इसके अन्य नाम हैं। फिर इसका केंद्र कुरु जनपद अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी गई है। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 1 से 2 करोड़ है। 1.5 से 2 करोड़ है। साहित्य के क्षेत्र में मूल कौरवी में लोक साहित्य उपलब्ध है, जिसमें गीत नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि सम्मिलित हैं। फिर आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर ही आधारित है। दूसरे शब्दों में यह हिंदी भाषा का मूलोद्गम कौरवी या खड़ी बोली है, यही इसकी विशेषता है। अब ब्रजभाषा का केंद्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में यह प्रयोग की जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है, ठीक। ताजुकिस्तान में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास आदि इसके भक्तकालीन रचनाकार हैं। बिहारी भूषण, मतीराम देव आदि इसके रीतिकालीन रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि इसके आधुनिक कालीन रचनाकार हैं, ठीक। और अवधी अयोध्या अवधी भाषा का केंद्र है, ठीक। यह बोली लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। और इसको बोलने वाले की संख्या कितनी है? तो लगभग 2 करोड़ है, ठीक। साहित्य सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य अवधि में प्रबंध काव्य परंपरा विशेष रूप से विकसित हुई, ठीक। मुल्ला दाऊद, चंदायन, जायसी, पद्मावत, उस्मान चित्रावली आदि इसके सूफी रचनाकार हैं। तुलसीदास रामचरितमानस इसके प्रमुख राम भक्त कवि हैं। भोजपुरी इसका केंद्र भोजपुर में है, जैसे बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण, बस्ती, शाहाबाद, सारण आदि इसके प्रयोग क्षेत्र हैं। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। इसका सूरी नाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में इस बोली का प्रसार भारत के बाहर है। इस दृष्टि से भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। साहित्य भोजपुरी में लिखी साहित्य न के बराबर हैं,
ठीक। भिखारी ठाकुर उपनाम भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु इसके प्रमुख रचनाकार हैं। सिनेमा जगत में भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। ठीक। मैथिली तिरहुता व देवनागरी इसके प्रमुख लिपियां हैं। मिथिला या विदेह इसका प्रमुख केंद्र है। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? मिथिला या विदेह। उसी तरह से यहाँ पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पुड़िया, मुंगेर आदि इसके प्रयोग क्षेत्र हैं। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। ठीक है। इसको साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न बोली है। 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम है, वो 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को स्थान दिया गया। कौन? तो मैथिली हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। जो मैथिली भाषा है ये हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भाषा है। देवनागरी लिपि विकास कैसे हुआ? तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव अथवा विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव व विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीन नमूना 5वीं सदी BC का है, जो कि बौद्धकालीन है। ठीक। गुप्त काल के शुरू में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि से विकास हुआ। ठीक। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी तक, गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं सदी, सिद्ध मात्रका लिपि वो, और कुटिल लिपि 6ठी सदी से 8वीं 9वीं सदी तक था। ठीक है। फिर नागरी, शारदा से फिर गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। ठीक। फिर यहाँ पर नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नगरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं, पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। नागरी 2 भागों में थी, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी आती है, और पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया आती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।